जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली कांग्रेस ने शौचालय घोटाले में एफआईआर दर्ज करवाने की उपराज्यपाल से की मांग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के 8 वर्षों के शासन में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों को दिल्ली कांग्रेस दिल्ली वासियों के सामने उजागर कर रही है। शराब घोटाले, डीटीसी बस खरीद और रखरखाव घोटाला, क्लासरूम घोटाले के बाद मनीष सिसोदिया के संरक्षण में अब दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड का शौचालय घोटाला दिल्ली कांग्रेस ने उजागर किया है, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात में कर दी है, जिसमें दिल्ली कांग्रेस ने मांग की है कि उपराज्यपाल जल्द से जल्द शौचालय घोटाले की प्रारंभिक जांच कर एफआईआर दर्ज करें तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज मंत्री मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लें। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया। संवाददाता सम्मेलन में स्लम एनजीओ के प्रतिनिधि श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल, श्री राजेश सिंह, श्री अतुल कुमार सिंह और श्री सुनील गुप्ता व कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रेय मौजूद रहे। गंभीर विषय पर और भ्रष्टाचार से जुड़े विषय पर आज आप लोगों को हमने यहाँ राजीव भवन कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और प्रेस वार्ता में हमारे साथ कुछ हमारे एनजीओ के साथी हैं जो दिल्ली के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। और जो एनजीओ काम करती हैं, आपको मालूम है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें हमारे बीच दिल्ली पर्यावरण एक संस्था है जिसमें सुनील गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, राजेश सिंह जी हैं, अतुल जी हैं और मुकुट बिहारी साहब हैं। साथियों, जो विषय है एक बार फिर एक भ्रष्टाचार का विषय है जिस पे हम आज बातचीत करेंगे और इस सरकार को फिर एक बार आगाह और जगाने का काम करेंगे। जिस तरह से पूरे देश ने आज ये बात को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया है, एक छोटे से शहर में शराब का इतना बड़ा घोटाला होता है और शराब के घोटाले को जो करने वाली पार्टी है, ये वही पार्टी है जो शायद भ्रष्टाचार के विषय पर दिल्ली में काबिज हुई। दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाना जैसे नारे देकर के वो आज सत्ता में काबिज है। अफसोस ये होता है लगातार इस सरकार पर न केवल भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बल्कि ये साबित भी हो रहा है कि किस तरह से सरकार और सरकार में बैठे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो केवल ये कह रहा है कि वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, बाकी सब लोग पूरी इस पार्टी को, इनके मंत्रियों को पूरी तरह से ये मान चुके हैं भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी लिप्त है, इनके मंत्री लिप्त हैं। और ऐसा नहीं है तो इनके मंत्री आखिर जेल में अब तक बंद क्यों? मैं बार बार दोहराता हूं और इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, लगभग 80% मंत्री इनके या तो जेल की हवा खा चुके हैं या पार्टी से बाहर जा चुके हैं। और अभी भी सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में। तो दिल्ली के इस पिछले 8 साल के इस सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन जो चर्चित घोटाले हैं जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, न केवल सड़क से लेकर के भारत सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी के कार्यालय से लेकर के सीबीआई और तमाम उन एजेंसियों तक लड़ी। और आज वही कारण है कि आज पूरा देश मान चुका है कि शराब का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो दिल्ली में हुआ है, या यूं कहीं जो दिल्ली की पहचान है आज वो शराब घोटाले से बन चुकी है। और एक घोटालों की लंबी सूची तैयार होती जा रही है, जिसमें क्लासरूम घोटाला है, डीटीसी बस की खरीद का और मेंटेनेंस का घोटाला है। ऐसे कई सारे घोटाले हैं, लेकिन एक और घोटाला जो निकल के आया है जिसकी शिकायत मैंने लगभग 2 दिन पूर्व
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने समय मांगा था और उनको जाकर के 2 दिन पूर्व वो शिकायत हमने दी। ये वो शिकायत की कॉपी है, मैं आज फिर साझा कर रहा हूं। और इस घोटाले में जो एक बार फिर आरोप हैं, आरोप उसी व्यक्ति पे हैं जिस पे लगभग दिल्ली के 18 विभाग हैं दिल्ली सरकार के, और अरविंद के बहुत चहेते मुख्यमंत्री। एजुकेशन से लेकर के पीडब्ल्यूडी और यूडी तक के तमाम विभाग उन्हीं पे हैं। लगभग 60 पेज की शिकायत हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी और उन 60 पेज की कंप्लेंट में हमने बकायदा ये साबित कर दिया कि किस तरह से दिल्ली के शौचालयों को बेचा गया है, किसको बेचा गया, कैसे साजिशन बेचा गया। आज मैं उसकी पोल खोल रहा हूं। साथियों, जैसे मैंने कहा, 725 शौचालय दिल्ली के अंदर सेवाएं देती है डोसिप। 23,000 से ज्यादा टॉयलेट्स हैं, सीट्स हैं वहां पर। उनकी देखरेख का जिम्मा इस शहर में 4 जोन में डिवाइड होकर के लगभग 3 कंपनियों के पास होता है, जिसमें एक कंपनी के पास 2 जोन होते हैं और 2 कंपनियों पे 1-1 जोन होता है। यानी कि पूरी दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड करते हुए 3 कंपनियों पे काम होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जो अध्यक्ष हैं डोसिप के, वो अपनी एक बैठक लेते हैं, जो एक रिव्यू मीटिंग होती है। ये उसका एजेंडा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मीटिंग होती है, 31वीं बैठक होती है और 5/8/2022 को, 2022 5 तारीख 8वां महीना। इस बैठक में मनीष सिसोदिया जी कुछ फैसले लेते हैं। फैसले क्या लेते हैं कि जो 4 कंपनियां हैं, इनके रख रखाव को लेकर के जो सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचना के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि ये कंपनियां काम करने योग्य नहीं है, इनको ब्लैकलिस्टेड या डीबार किया जाना चाहिए। उनको डीबार कर दिया जाता है। स्वाभाविक है, जब डीबार हो जाएंगे, ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगी, तो कंपनियां फिर काम करने योग्य नहीं मानी जाएंगी। वो बकायदा ऑर्डर निकलता है और उनको निरस्त कर करके फिर एक नए प्रोसेस के तहत कुछ नए वेंडर्स और एनजीओ को आमंत्रित किया जाता है। जो आज मेरे मंच पर आप देख रहे हैं, ये वो एनजीओ हैं जो जनवरी में 2022 में जिनको बुला करके टेंडर दिया गया था, और लगभग 24 जोन में दिल्ली को 23,000 टॉयलेट सीट्स और या यूं कहिए 725 टॉयलेट शौचालयों को बांटा गया और इनको टेंडर के प्रोसेस के द्वारा काम दिया गया। 725 शौचालय को लगभग 42 करोड़ रुपए सालाना बजट मेंटेनेंस के रूप में निर्धारित किया गया। ये वो साथी हैं जो अपनी सेवाएं इस दिल्ली के शौचालयों में दे रहे हैं, जिनसे लोग परेशान थे, फीडबैक था, या जो मंत्री जी की दृष्टि में जो शौचालय का देखरेख का काम कर रही थी, उन कंपनियों को तो उन्होंने ब्लैकलिस्ट डीबार कर दिया। स्वाभाविक है। लेकिन मंत्री जी फिर जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जनवरी में आकर के फैसला लेते हैं। 2 साल का इनका टेंडर होता है और मंत्री जी मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार मंत्री जी, अपने उस फैसले को बदलते हैं और इनको कहते हैं कि 6 महीने में एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे, और नए प्रोसेस के तहत जो 2 साल का टेंडर था, इनको 6 महीने में समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। स्वाभाविक है, निर्णय लिया तो किसी के वजह से, किसी कारण से लिया होगा। मुझे लगता है, अब मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद अब अरविंद को 18 डिपार्टमेंट के अलावा एक डिपार्टमेंट का और उन्होंने शायद गठन कर दिया है, जो है भ्रष्टाचार मंत्रालय, और जिसका जो मंत्रालय का जो मंत्री है वो मनीष सिसोदिया है। हद हो गई है इस मंत्री की, जो लगातार इसके हौसले की मैं दाद देता हूं, जो एक के बाद घोटाले कर रहा है। और यही कारण है कि मैं आज से एक नया डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का, कि भ्रष्टाचार मंत्रालय,
का गठन अरविंद ने कर दिया और उसका मंत्री जो मनीष सिसोदिया को बना दिया, जिसके अंडर में लगभग 18 मंत्रालय हैं और उसके ऊपर एक भ्रष्टाचार मंत्रालय है जिसको लीड मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो जो मैंने आपको अभी सामने शराब, डीटीसी और क्लासरूम के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, उसमें डूसिप एक ऐसा विभाग है जो स्लम बस्तियों के अंदर, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और दिल्ली के अंदर लगभग ये 725 शौचालय हैं जिनमें लगभग 23,000 शौचालय की सीट कहिए, यूरिनल कहिए, जिनकी देखभाल ये विभाग करता है। यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी स्लम में लोग रहते हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वो इन शौचालय का प्रयोग करके वहां उनकी सेवाएं लेते हैं। यहां शौचालय को भी आज नहीं बख्शा जा रहा है। शराब से लेकर के आज ये मंत्री शौचालय को भी दिल्ली को बेच रहा है। पहले दिल्ली शराब माफियाओं को बेची, आज ये दिल्ली के शौचालय का घोटाला करके शौचालय माफिया को भी दिल्ली बेच रहा है। कैसे बेच रहा है वो लिखित रूप में हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शिकायत में बाकायदा दर्ज कराया है। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, सक्सेना जी का, जिन्होंने समय दिया, हमें सुना और माना और जांच का आश्वासन दिया। और पूर्व की भांति शराब घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सराहना की, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। जो शराब माफिया के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई ली और लड़ाई लड़ी, जो घोटाला जनता के सामने लाया गया, उसके कांग्रेस के प्रयास और कांग्रेस के उस एफर्ट्स को माननीय एलजी साहब ने भी स्वीकार किया है। उनका आभार व्यक्त करते हुए साथियों, मैं फिर उस विषय को आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें घोटाला कैसे हुआ है। इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जहां कोई प्लेयर नहीं है वहां शिफ्ट किया जाता है। इसको यूं समझ लीजिए, एक प्रोडक्ट एक मार्केट में बिकने जाता है, उसको खरीदार बहुत हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस मार्केट में यदि किसी ऑटो पार्ट्स की मार्केट में आप कपड़ा बेचेंगे तो स्वाभाविक है कम खरीदार मिलेंगे, और यदि कपड़े मार्केट में आप ऑटो का पार्ट्स बेचेंगे तो कम खरीदार मिलेंगे। ये वैसी ही बात है। तो टेंडर को वहां भेजा गया और वहां पर उसको सेल किया गया, और वहां पे एक साइनात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो टेंडर उठाती है। अब सवाल ये है, चलो जी उठा लिया, हम इसको भी गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जो टेंडर 42 करोड़ रुपए का था वो टेंडर 118 करोड़ रुपए का हो जाता है। 118 करोड़ रुपए। और यहां थोड़ा और आपकी जानकारी के लिए कहना चाह रहा हूं, जो 725 शौचालय का टेंडर था वो टेंडर इस बार 559 शौचालयों का हो जाता है। 559 शौचालयों में जो सीट की संख्या है, पहले का जो टेंडर ये लोग चलाते थे वो लगभग 23,000 सीटों की मेंटेनेंस देखते थे, वो संख्या भी घट जाती है, वो संख्या 18,000 हो जाती है लगभग। यानी कि 23,000 सीट की बजाय अब मेंटेनेंस का जो काम है वो 18,620 सीटों का टेंडर था। बावजूद उसके काम घट गया, सीटें घट गई, टेंडर कम होना चाहिए, कंपटीशन में फायदा होना चाहिए, बावजूद उसके उसका टेंडर कॉस्ट बढ़ गई। टेंडर जो 42 से 118 करोड़ रुपए का हो गया। ये सरासरी भ्रष्टाचार का मॉडल है अरविंद का, जो मैंने रखा है। अब ये सवाल उठता है, जो मेंटेनेंस का ये काम देखते थे सालाना 42 करोड़ रुपए में, पर सीट इनको 1529 रुपए पर सीट सालाना मिलता था इन एनजीओस को, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन इनको हटा के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पूरी दिल्ली का ठेका दे देना, यह साबित करता है कि पूरी दिल्ली को बेच डाला। और यही ठेका जो 1529 रुपए प्रति सीट था, ये टेंडर लगभग 2640 रुपए में कर दिया। आप अंतर समझिए, 1529 की बजाय
2640 रुपए। जो अंतर आया प्रति सीट वो 1111 रुपए। सिसोदिया जी ने सगुन में 1111 रुपए की बढ़ोतरी का सगुन साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। ये जो अंतर है ये दिखाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की लूट मची हुई। और आज भी ये एनजीओ सवाल पूछ रही हैं कि साहब हम तो 1529 रुपए में आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी बात खुद रखेंगे। लेकिन जबरदस्ती मंत्री जी कहते नहीं, हम तो एक ही कंपनी को देंगे। जबकि हम भी सरकार में रहे हैं, कॉर्पोरेशन में रहे हैं, जनरली ये फीडबैक आता है ज्यादा ज्यादा लोगों को रखिए, कंपटीशन रखिए, तुलना करिए कामों से। एक आदमी को कभी भी लगाम मत दीजिए। यहां उल्टा हो रहा है, काम करने वाले तमाम लोगों को बाहर करके एक केवल और केवल अपने प्रिय को काम देने का काम जो है मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। तो जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है, जो कंपनी पूरी तरह से मान ली गई है कि काम अच्छा नहीं कर रही, वो कंपनी यकायक एक दिन दिल्ली के तमाम टेंडर नए प्रोसेस के तहत एक सिंगल बिडर और सिंगल कंपनी के रूप में दिल्ली के तमाम टॉयलेट्स ब्लॉक का टेंडर ले लेती। अब सवाल यही खड़ा होता है साथियों, जो व्यक्ति जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डी बार है, और मंत्री जी अपनी बैठक में खुद ये बात को स्वीकार करते हैं कि इनका काम ठीक नहीं है, इनसे काम छीन लिया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, अनेकों अनेक अनियमितताएं बरती जा रही हैं, फिर वो कंपनी को काम कैसे मिलता है? यहां भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। स्वाभाविक है जब कोई आदमी बदनाम होगा, ब्लैकलिस्टेड होगा, तो अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेगा। उन 4 कंपनियों में एक कंपनी है जिसका नाम है साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये वो कंपनी है जिसके डायरेक्टर जाकर के सरकार के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और सरकार से अपनी राहत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार से तो उनको और बड़ा इनाम मिल जाता है कि आप छोड़िए 2 जोन, आप पूरी दिल्ली का टेंडर ले लीजिए। और यहां साजिश का खेल शुरू होता है, भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है। उस कंपनी को किस तरह से अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करा के एक रास्ता निकाला जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से रिलीफ लाइए, और वो व्यक्ति करता भी यही है। साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाई कोर्ट जाती है और ये दुहाई देती है कि मुझे ब्लैकलिस्ट करने से पहले से सुना नहीं गया, यानी कि मुझे सो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ये निर्देश देता है डूसिप को कि भाई इसको एक बार सुना जाए, ये इसका हक है। हम भी कहते हैं सुना जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया, डूसिप को सुनना है, ठीक है भाई सुनिए। लेकिन अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो विषय ये है, हाई कोर्ट से ये निर्णय लेने के बाद एक टेंडर इतनी जल्दी में आनन फानन में तैयार होता है, जो कि 18 अगस्त को टेंडर कॉल होता है। नियम अनुसार टेंडर जो दिल्ली में जनरली ई पोर्टल पे टेंडर होते हैं। तो पहली साजिश, आप क्लियरेंस लेके आओ, ये अरविंद का पुराना फॉर्मूला है, भ्रष्टाचार का नया मॉडल है। कोर्ट से थोड़ी राहत लो और हम आपको फिर उसमें पूरा सर्टिफिकेट दे देंगे। पहले तो टेंडर कॉल होता है, टेंडर जो है ई पोर्टल पे होना चाहिए, वो ई टेंडर जो है ई पोर्टल की बजाय उस टेंडर को जैम पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया जाता है। आप सब लोग जानकार होंगे, जैम पोर्टल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, जहां पे टेंडर प्रक्रिया होती है। लेकिन जब भी हम जैम पे जाते हैं तो इस मकसद से जाते हैं कि वहां पर एक तो प्लेयर्स ज्यादा होंगे, प्लेयर्स मींस कंपनियां होंगी, और जो टेंडर है उससे संबंधित अच्छे एक्सपर्ट्स कंपनी होंगी, कंपटीशन होगा, स्वाभाविक है कंपटीशन होगा तो उसमें सरकार को फायदा पहुंचेगा। यहां उल्टा होता है, यहां कभी भी कोई टेंडर होता है तो उससे पहले उस प्लेटफॉर्म की एक जानकारी, एक रिपोर्ट मंगाई जाती, क्या वहां पर इस तरह के प्लेयर्स हैं या नहीं। ये जैम उस प्लेटफॉर्म की एक एवेबिलिटी, एक रिपोर्ट है। 18 अगस्त से पहले 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि इस टेंडर से संबंधित वहां कोई भी प्लेयर नहीं है, यानी कि उस टेंडर को खरीदने वाला नहीं है। ये बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंडरलाइन हो रखा है।
हम ये कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है, आप अपने व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिएगा। जैम की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जब प्लेयर ही नहीं है तो भाई आप जैम पे क्यों जा रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं या जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई थी, स्वाभाविक है उनको भी हक नोटिस मिलना चाहिए, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन सब से बचा करके छुपा करके ये टेंडर जैम पे शिफ्ट किया जाता है, और जिसको टेंडर मिलना होता है वो जाकर के वहां उस टेंडर को खरीदता है, जिसमें 2 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से एक कंपनी का नाम फिर ले रहा हूं, साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। टेंडर हो गया, रेट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, साहब शोकॉज नोटिस का क्या हुआ। मैं आपको साथियों बता दूं, कोई भी कंपनी यदि ब्लैक लिस्टेड डी बार होती है, ये बकायदा जैम के नॉर्म्स में है, वो कंपनी पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। नियम अनुसार कोई कंपनी यदि ब्लैक लिस्टेड है, डी बार है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती टेंडर में। इसीलिए कोर्ट से रिलीफ, और जो पीरियड था रिलीफ लेने का टेंडर का, आपको जानकर हैरानगी होगी। 18 तारीख को टेंडर होता है और 29 तारीख तक वो सारा प्रोसेस खत्म कर दिया जाता है। क्यों खत्म कर दिया जाता है? क्योंकि फिर वही डूसिप को उस कंपनी को शोकॉज नोटिस देना है। चूंकि टेंडर भी डूसिप बुला रहा है और शोकॉज नोटिस भी डूसिप को देना है, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को इस बीच में इस समय में किया गया। इस समय का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। 18 अगस्त 2022 टेंडर होता है, पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर मिल जाता है। 29 तारीख को वो टेंडर पूरा फिक्स कर दिया जाता है और L1 में उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। फाइल सिसोदिया जी की टेबल पे पहुंच जाती है और 5 सितंबर यानी इसी महीने 5 सितंबर को डूसिप एक नोटिस जारी करता है, जैसा निर्देश हाईकोर्ट से मिलता है। आज तक भी 5 सितंबर से लेकर के आज 23 तारीख तक डूसिप ये फैसला नहीं ले पाया कि उसको क्लीन चिट दे या उसको ब्लैक लिस्टेड रखें। इसके पीछे मांजरा क्या है, मसला क्या है? साथियों, साफ तौर पर भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है यह शौचालय में किया गया भ्रष्टाचार। समय, टेंडर कॉस्ट, डी बार, ब्लैक लिस्टेड। एक करप्ट भ्रष्ट आदमी को बजाय दिल्ली से बाहर करने को उसको पूरी दिल्ली का ठेका दे देना। 3 कंपनियां जो और साथ में थी वो आज भी ब्लैक लिस्टेड हैं, उनको वो मौका छीन लेना, पार्टिसिपेशन से दूर करना, एक कंपनी को मौका देना। ये क्या दर्शाता है? पूरी तरह से साबित करता है कि यहां कहीं ना कहीं शराब में जो भ्रष्टाचार का मॉडल था वो मॉडल यहां भी दिखता है। 2 साल का टेंडर 118 करोड़ रुपए में होता है, वही टेंडर 42 करोड़ रुपए में ये लोग लेते हैं। 23,000 सीट से घट के 18,600 समथिंग हो जाती है। अंतर पूरी तरह से सामने है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट सिसोदिया जी को दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है असली आका तो अरविंद केजरीवाल है, जिसके इशारे पे ये खेल हो रहा है। तो जैसे मैंने आपसे साथियों कहा और आपके सामने ये मैंने पूरी तरह से एक एक शब्द आपके सामने सच्चाई के सामने रखा है। ये दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल यहां चल रहा है। शराब का जो मैं मॉडल बोल रहा हूं उसमें भी यही खेल था कि हम सरकारी पैसा आपको देंगे और आप हमें रिटर्न हर महीने किस्त देंगे। अन्यथा इस केस में आप यदि समझें 42 करोड़ यदि साल में डिवाइड करो तो लगभग 59 करोड़ एक साल का खर्च होता है। पहले 40-42 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, लगभग 17-18 करोड़ रुपए ज्यादा आप दे रहे हैं। इसमें मांजरा क्या है? इसमें खेल क्या है? इस पे अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अफसोस ये होता है
मैंने समाचार पत्र, ये हमारे हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये भी मैं तथ्यों के साथ आया हूं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं थी। इनकी परफॉर्मेंस की कंप्लेंट आ रही थी जिसकी वजह से इनको हटाया गया। पर ये कंपनी या ये संजीव नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिनको आपने खुद टेंडर दे दिया है। अभी ऑफिशियल कोई बयान किसी भी सरकार का नहीं आया, तो क्यों नहीं आया ये हम आज इस सरकार से पूछना चाहते हैं। एक और डॉक्यूमेंट, ये डी बार का ऑर्डर है इसी साई नाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और 3 अन्य के खिलाफ। ये ऑर्डर 10/5/2022 का है। ये ऑर्डर है, ये भी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा है। ये मैंने कहा एजेंडा और मीटिंग, उसकी कॉपी हमने आपको सौंप दी है। अंत में साथियों, मैं सिसोदिया जी और केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आपने टेंडर निरस्त किया तो उसका आधार आपने बताया कि इनकी परफॉर्मेंस गलत है, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, और यदि आप उस आधार पे किसी को ब्लैक लिस्ट करते हैं और अपनी अध्यक्षता में करते हैं, डीबार करते हैं, तो फिर उसी कंपनी को आप टेंडर देने की प्रक्रिया में शामिल क्यों कराते हैं? ये प्रश्न का जवाब क्या सिसोदिया और केजरीवाल देंगे? आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। अफसोस ये होता है, शराब घोटाले की माफिक जैसे उस समय भाजपा चुप रही, 8 एमएलए 7 सांसद, मैं उस समय बोल रहा था कि 160-65 से ज्यादा पार्षद, 3 मेयर थे, पूरा इनका भाजपा का कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भी यही है। किसी एक आदमी ने शराब पे 4 लाइन लिख के नहीं दी कंप्लेंट की। वैसा ही उदाहरण फिर यहां मैं साबित कर रहा हूं। शौचालय का घोटाला हो रहा है और भाजपा चुप है। इसके 2 ही कारण है, या तो भाजपा के नेता इन गरीब लोगों के बीच में नहीं जाते, या तो सांसद और एमएलए इनकी बात नहीं सुनते, इनकी परेशानी को नहीं महसूस करते, या फिर इनको सब पता है और कहीं ना कहीं वो भी पाप के भोगी है, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। और यदि ऐसा नहीं है तो ये साथी सभी के पास संपर्क करके आए हैं। एक एमएलए ने, एक सांसद ने 4 लाइन की चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अरे इतना ही लिख देते कि पहले इसकी जांच करी जाए, तो भी हम मान लेते कि वाकई भाजपा गरीबों के प्रति संजीदा है। अफसोस तो ये संजीदा तो तब होंगे जब जनता के लिए उपस्थित हो। एक सांसद तो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है उनका, उससे पहले कमेंट्री बोल रहे थे। एक सांसद मुझे नहीं पता वो कहां पे अपने गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक सांसद है जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उनको इस शहर में बिल्कुल सौहार्द और शांति पसंद नहीं है, वो उसी पे अपना बिगुल बजाए हुए हैं। 1-2 सांसद ऐसे हैं जो दिन भर अपने शीर्ष नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, झूठ बोलने का जिनको एक ठेका मिला हुआ है। तो मेरा प्रश्न भाजपा से भी है कि आखिर कब आप इन गरीबों की और इस घोटाले के बारे में आप मुंह खोलेंगे? तो मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से है। मैंने आदरणीय उपराज्यपाल साहब से मांग की थी, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो घोटालेबाज मंत्री सिसोदिया जी के जो आका हैं, मुझे लगता है दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें यहां दिल्ली से इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। शराब घोटाले पर, डीटीसी घोटाले पर, क्लासरूम में हुए घोटाले पर, और अब ये शौचालय घोटाले पर। अभी आने वाले दिनों में हम और कई ऐसे विषय हैं जिससे सरकार का जो झूठा मखौटा है उसको उतारने का काम करेंगे। तो मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से इस घोटाले की जानकारी आपके समक्ष रखी है। डिपार्टमेंट गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ। ये बात हमने 2 दिन पूर्व एलजी साहब के सामने रखी।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।